साथियों, अब हम ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का तीसरा और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले हमने दो वीडियो बना चुके हैं। दोनों वीडियो को जरूर सुनना है। पहले पहला वीडियो सुनना है, फिर दूसरा वीडियो सुनना है, उसके बाद फिर ये तीसरा वीडियो सुनना है। अगर आप ये ऊपर के दो वीडियो नहीं सुनेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। साथ में हमने पहले वीडियो में एक किताब के बारे में बताया है जिसका नाम है ट्रेड यूनियन आंदोलन किताब। हम ही ने लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है। वो भी आप खरीद सकते हैं। पहले वीडियो में हमने उसकी जानकारी दी है। तो साथियों, आप दोनों वीडियो सुनेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो में अब हम ये चर्चा शुरू करते हैं कि जो हमारे देश के अंदर 1991 के बाद नई आर्थिक नीतियां आईं, उसके बाद से कैसी परिस्थिति हमारे देश के अंदर बदली। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि रूस के विखंडन के बाद पूंजीवाद ने यह तय किया कि वो अपनी पुरानी परिस्थिति, पुरानी अवस्था में जाएगा। यानी जो पुराना शोषणकारी तंत्र विकसित किया था, उसी पुरानी शोषणकारी तंत्र को दोबारा विकसित करेगा। मेहनतकश वर्ग ने समाजवाद की विचारधारा से जो अधिकार हासिल किए थे, अब उनको वापस छीनने का अभियान शुरू होता है। यहाँ से अ, जो जो अवधारणा पैदा की थी, जो अच्छे समाज बनाने की, जो भी समाज के अंदर सुविधाएं या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो पैदा की थी, उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वापस लेने की घोषणा पूरे दुनिया के पूंजीवादी व्यवस्था ने की। 1991 नई आर्थिक नीतियां जो लाई गई थी, उसके बाद से हमारे देश ने 1991 में इन नई आर्थिक नीतियों को स्वीकार कर लिया था। उनकी ये स्पष्ट घोषणा है कि सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा खत्म करो, सब तरीके की सब्सिडी खत्म करो, अपने बाजार को खोलो, सभी आयात शुल्क खत्म करो, खेती सहित सारा बाजार देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोलो, एफडीआई मतलब दुनिया की जो पूंजी है उसको 100% हमारे देश में आने का रास्ता खोलो, सार्वजनिक क्षेत्र की सारी कंपनियों को देसी विदेशी कंपनियों को बेचो, शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण करो, सरकारी व्यवस्थाओं में निजी पूंजीपतियों की भागीदारी बढ़ाओ, सारे बाजार को पूंजीपतियों के लिए छोड़ो। सरकार का काम केवल सरकार चलाना है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में एडम स्मिथ का पूरा अर्थशास्त्र के बारे में समझाया, तो हमारे देश की सरकार जो एडम स्मिथ की जो मुक्त बाजार की व्यवस्था है, उसकी तरफ हमारी सरकार चली गई। इन शर्तों को विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने थोपा। अलग अलग देशों में हमारे देश के ऊपर भी थोपा। यह सब इसलिए हुआ कि समाजवाद की विचारधारा कमजोर हुई, मजदूर वर्ग की एकता और चेतना को पूंजीपतियों ने तोड़ दिया। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से दुनिया में रूस का विखंडन किया, समाजवादी व्यवस्था को कमजोर किया और मजदूर वर्ग की एकता की और चेतना थी, उसको पूंजीपतियों ने तोड़ दिया। अब इन देसी विदेशी पूंजीपतियों का लक्ष्य था कि दुनिया की सारी संपत्ति, संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, सरकारों पर पूंजीपतियों का कब्जा कराना, ताकि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया पूंजीपतियों के कब्जे में रहे और पूरी दुनिया पर पूंजीपति राज कर सकें। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरी दुनिया की संपत्ति पर के मालिक पूंजीपति होंगे तो राज सत्ता तो उनके कब्जे में होगी ही, पूरा देश की जनता उनके कब्जे में होगी ही, सब कुछ उनके कब्जे में होगा। तो इस तरीके का लक्ष्य लेकर के पूंजीपति आगे बढ़े और इन्हीं लक्ष्यों के साथ में हमारे देश की पूंजीवादी सरकारें भी आगे बढ़ी। हमारे देश में नीतियों को कांग्रेस ने शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर लागू किया, सारी सरकारी कंपनियों को बर्बाद करके कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेची। बीएसएनएल सबसे बड़ा उदाहरण है कैसे इसको बर्बाद किया। ऐसे ही कई लाख करोड़ की संपत्ति अडानी अंबानी सहित दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले हमारी सरकारों ने कर दी। बचे हुए संसाधनों पर कब्जा करवाने का जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यानी सब कुछ पे जो देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना है, ये कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद और उनका जो 1996 में जो सरकार बना था, 2000 में जो सरकार तक रही थी, वो उस सरकार के अंदर भी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें तो एक वित्त मंत्रालय बना दिया था
विनिवेश मंत्रालय बना दिया था। अरुण शौरी उसके मंत्री थे, जिसका काम था सारी सरकारी कंपनियों को, देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेचना। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट समझ थी कि सब कुछ बर्बाद करना है, सब कुछ बेचना है, सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले करना है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने एक तरफा वन साइड तरीके से देश के सारी संपत्तियों पर देसी विदेशी पूंजीपतियों पर कब्जे करवाया। और अडानी और अंबानी, अडानी खासतौर से नरेंद्र मोदी के संरक्षण में इतने बड़ी भारी संपत्ति पे कब्जा करने में सफल हुआ। इसके अलावा फिर इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही 44 श्रम कानूनों को खत्म करने की घोषणा लाल किले से की थी। और उन्होंने कहा था सारे श्रम कानूनों को हम खत्म करेंगे, लाल फीताशाही खत्म करेंगे और सबसे सस्ता मैन पावर पूंजीपतियों को उपलब्ध कराएंगे। 29 श्रम कानूनों की जगह उन्होंने फिर 4 संहिताएं बनाई। 29 जो प्रमुख श्रम कानून थे उनकी जगह 4 संहिता बना दी। संहिता लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुकी हैं, किसी भी दिन लागू की जा सकती हैं। लागू इसलिए नहीं कर पाए कि किसान आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी डरते रहे कि अभी किसानों के 3 कानून हमको वापस करना पड़े। अब ये मजदूरों की अगर हमने संहिता लागू कर दी, देश भर में मजदूर अगर आंदोलित हो गए तो हमको ऐसा ना हो कि दबाव में हमको ये कानून भी वापस लेना पड़े। इस कारण से पारित तो हो गई ध्वनिमत से वो, मगर वो लागू नहीं की गई हैं, आज तक अभी लागू नहीं हुई है। मगर ये चर्चा चल रही है कि सरकार बहुत जल्दी इनको लागू करने वाली है। मुश्किल से महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। आगे इसमें क्या किया इन्होंने, परमानेंट नौकरी को खत्म किया। परमानेंट नौकरी का मतलब क्या था, रोजगार देने की गारंटी। परमानेंट नौकरी का मतलब क्या, रोजगार देने की गारंटी। मालिक रोजगार देने की गारंटी देता है और अच्छा वेतन देता है। परमानेंट नौकरी का क्या मतलब, रोजगार देने की गारंटी और अच्छा वेतन। तो ये सरकार यही खत्म करना चाहती थी कि रोजगार देने की गारंटी खत्म करना है ताकि इनका शोषण किया जा सके, और वेतन को न्यूनतम वेतन पे लाना है, मतलब अच्छा वेतन नहीं देना है, कम से कम वेतन देना है ताकि पूंजीपतियों के मुनाफे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उन्होंने क्या किया, स्थायी नौकरी को खत्म किया, स्थायी नौकरी की सुरक्षा को खत्म किया। उसके लिए इन्होंने नियत अवधि कर्मचारी, फिक्स टर्म एम्प्लॉय का कानून लेके आए 2018 में। ये पहले मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर लेके आए थे, जो मजदूर नेता के रूप में थे। क्या बताएं भाई, ऐसे ऐसे मजदूर पैदा हुए हैं जिन्होंने मजदूरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पूंजीपति को के कहने के आधार पर 2004 में लगभग ये कानून बनाया था। उसके बाद से 2018 में नरेंद्र मोदी ने सेंटर के कानून में इसको नोटिफाई किया, और इस कानून के नोटिफाई होते ही पूरे देश में परमानेंट करने की जो कानूनी बाध्यता थी वो खत्म हो गई। परमानेंट नौकरी लिखी है, मगर फिक्स टर्म एक ऐसा कानून दे दिया कि अब परमानेंट करने का जरूरत नहीं है। फिक्स टर्म में आप हर साल 1 साल का एग्रीमेंट कर लो, 2 साल का एग्रीमेंट कर लो, मतलब जब भी आप नौकरी पर रखते हो तभी उसका इस्तीफा हो जाता है। यानी 1 साल के लिए रखा तो 1 साल बाद स्वतः हटा सकते हो, और फिर वो कहीं कानूनी रूप से कहीं जा नहीं सकता, कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा सकता, मुकदमा भी नहीं लगा सकता, स्थायी होने की मांग भी नहीं कर सकता। इस तरीके से फिक्स टर्म का एम्प्लॉइज का कानून लेके आए, स्थायी नौकरी की कानूनी बाध्यता खत्म की। नौजवानों के शोषण के लिए ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, फिक्स टर्म, नीम कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, थर्ड पार्टी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, योजना कर्मी, पता नहीं कितने सारे नए नाम पैदा किए। ये सारे नाम जो है ना, ये अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनको स्थापित किया, और ये कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो युद्ध स्तर पर किया। वो ये सारे टूल पूंजीपतियों को दिए, और सरकार ने खुद भी इसका फायदा लिया, और नौजवान मैन पावर था उसको उसको बहुत ही सस्ते में नौजवान मैन पावर पूंजीपतियों को मिल गया। इस सरकार का लक्ष्य भी यही था कि बहुत ही सस्ता मैन पावर को, पूंजीपतियों को सस्ता मैन पावर देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के संसाधन खत्म करें, क्योंकि ये खत्म ताकि ग्रामीण नौजवान, अब इस सरकार का देखोगे बजट उठा के, तो इन्होंने कोई भी बजट में ग्रामीण क्षेत्र में जो बजट था उसको कमजोर किया, रोजगार के साधन पैदा, तो गांव के जो नौजवान है वो शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हुए। शहरों में बेरोजगारी पैदा हो गई, जितनी बेरोजगारी ज़्यादा होगी उतना सस्ता मैन पावर मिलेगा पूंजीपतियों को।
तो इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगारी पैदा हुई। इस बेरोजगारी के कारण से कारखानों में सस्ते से सस्ता मैन पावर पूंजीपतियों को मिलने लगा। ये सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र था। खेती के विकास में देखो आप, खेती में जितना भी खाद बीज कीटनाशक उपकरण सब देसी विदेशी कंपनियों के कब्जे में कर दिया। सरकार पूरी तरीके से हट गई। जमीन और पूरे कृषि बाजार पर कब्जा करने की तैयारी युद्ध स्तर पर जो बचा हुआ है। बाकी खरीदी में भी पूंजीपति आ गए, वो तो 3 कृषि कानून वापस हो गए, नहीं तो पूरी तरीके से खेती पे पूरा कब्जा देसी विदेशी पूंजीपतियों का हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, पहली कड़ी में खेती को घाटे का सौदा बनाया। बड़ी संख्या में गांव की आबादी को शहरों की ओर पलायन कराया। खेती को घाटे का सौदा बनाने का षड्यंत्र भी सरकार ने भी किया है। ऐसे सैकड़ों षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये सारी साजिशें योजनाबद्ध तरीके से सरकारें कर रही हैं। 1991 के बाद से ही स्थायी नौकरी खत्म करना शुरू कर दिया था। 2014 में तो खुलेआम सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने नौजवान पीढ़ी को स्थायी करना बंद कर दिया। नई कंपनियों में स्थायी श्रमिकों की संख्या शून्य है। जो नई कंपनी परमानेंट हो रही है, जो नई कंपनी लग रही है, उसमें एक भी परमानेंट श्रमिक नहीं है। अब समझ लीजिए कहाँ पहुंच दिया। पूरी तरीके से स्थायी नौकरी का जो अधिकार था उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है सरकार ने। तो हमारी नौजवान पीढ़ी धर्म के नशे में ऐसी पागल हो रही है कि अपनी जिंदगी का जो जुड़ा सवाल है, जिसमें उनको जिंदा, वो सारे सवाल भूल गए हैं। इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो इसने स्थायी श्रमिकों की संख्या को शून्य कर दिया है सरकार ने। इतना सब करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया, सब श्रम कानूनों को शून्य करना था। सब श्रम कानून को कानून रूप से दबाने के हथियार विकसित करने थे। इस लक्ष्य से के साथ 29 श्रम कानूनों की जगह 4 संहिता बनाई गई। अब ये इतना सब कर दिया ने, फिर भी इनका मन नहीं भरा, क्योंकि इनको श्रम कानूनों को पूरी तरीके से नष्ट करना है। सब तरीके से नष्ट करना है। उतने सारे संशोधन ये कर नहीं सकते, तो इन्होंने संहिताएं लेके आए। सब 29 श्रम कानून खत्म करके 4 संहिताएं लेके, संहिताओं के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, जो स्थायी नौकरी थी उसकी सुरक्षा खत्म की, लगाव भगाव दिया। जो कानूनी सुरक्षा थी, श्रमिक जो है जैसे कोर्ट कचहरी चले जाते थे, श्रम विभागों को कमजोर किया। और आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, हड़ताल करेंगे तो जेल में डाल देंगे। मतलब पूरी तरीके से श्रमिकों पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके के 150 साल पहले कानून बनाए थे सरकारों ने, उस तरीके की कानून ये 4 संहिताएं हैं, जिन संहिताओं को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है। और हमारे देश के जो चुने हुए राज्यसभा के, लोकसभा के प्रतिनिधि, उन्होंने ध्वनि मत से पारित की है। समझ लीजिए आप, पूरा देश का युवा का जीवन तबाह हो जाना, पूरी जिंदगी पीढ़ियों तक बर्बाद हो जानी है। इस कानून को हमारे देश की संसद ने ध्वनि मत से पारित कर दिया, और पूरे देश के युवा के कान पे जू नहीं रहेंगी। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, मगर ये सब कुछ हो गया है, बट डर के मारे इसको लागू नहीं कर रहे, जिसको लागू करने वाले हैं। अब इस संहिताओं को समझना है थोड़ा सा। श्रम कानून और संहिताओं में क्या अंतर है? श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून है। किससे सुरक्षा करना था? पूंजीपतियों से सुरक्षा। पूंजीपति शोषण कर रहे थे मजदूरों का। कारखाना मालिकों से करने के लिए कारखाना मालिकों से सुरक्षा करने के लिए श्रम कानून सरकारों ने बनाए थे। हमारे देश में अंग्रेजों ने श्रम कानून बनाए थे, जो बता चुका हूं। तो इसका निष्कर्ष है कि श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे। अब ये संहिता क्या है? संहिता एक नियम है। इन नियमों में सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा को खत्म किया है। ये संहिता श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है। सरकार ने कहा इनको सरल बनाना उद्देश्य बिल्कुल झूठ है। इसका असल उद्देश्य श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा को खत्म करना, ताकि श्रमिकों का बेतहाशा शोषण पूंजीपति कर सकें। जब श्रमिक अपने शोषण दमन का प्रतिशोध करें, तब संहिता से पूंजीपतियों की सुरक्षा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके कर सकें। इस उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने श्रम कानूनों को खत्म करके संहिता बनाने की घोषणा की है। यह संहिताओं को बनाया है। ये है श्रम कानून और संहिता में फर्क। आप बुनियादी, जब हम अलग से वीडियो बनाएंगे संहिताओं का, तब आपको विस्तार से समझाएंगे।
1991 के बाद से ही नौकरी खत्म करना शुरू कर दिया था। ये हमने पहले बता चुके हैं, दोबारा शायद पता नहीं कैसे लिख गया। आगे क्या हुआ, स्थायी नौकरी को खत्म करने से कई फायदे पूंजीपतियों को एक साथ मिलते हैं। देखो, हम थोड़ा डिटेल्स इसमें बात करते हैं कि पूंजीपतियों को कैसे और क्या क्या फायदा मिलते हैं। स्थायी श्रमिक ट्रेड यूनियन चलाने की बुनियाद होते हैं। स्थायी नौकरी खत्म होते ही कारखानों में ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर हो जाता है। वो आज कमजोर हो गया है। पूरे देश के कारखानों के अंदर स्थायी श्रमिकों की संख्या मुश्किल से 5% बची है और नए कारखानों में स्थायी श्रमिकों की संख्या शून्य है। इसलिए जहाँ संख्या शून्य है वहाँ ट्रेड यूनियनें बन ही नहीं सकती हैं, और जहाँ संख्या 5% बची है वहाँ आंदोलन करके कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि ट्रेड यूनियनों को खत्म करना, ट्रेड यूनियनों को कमजोर करना। दूसरा, स्थायी मैन पावर का वेतन थोड़ा ठीक देना पड़ता है। ट्रेड यूनियन रहती है, परमानेंट नौकरी होती है, तो उनका वेतन ठीक होता है, कभी नौकरी से नहीं भगा सकते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव बनाकर एग्रीमेंट करके वेतन बढ़वाते हैं। इससे नौकरी से भगाने का डर दिखाकर मजबूर नहीं कर सकते। इस कारण पूंजीपति को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मैन पावर पर खर्च करना पड़ता है। अस्थायी मैन पावर से मैन पावर की कीमतों में भारी कमी आती है। समझ गए? अस्थायी मैन पावर से मैन पावर पूंजीपति को बहुत कम पैसे देना पड़ते हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपए के हर महीने बचने लगते हैं। मतलब हजारों करोड़ का मुनाफा पूंजीपति के जेब में चला जाता है। इसको समझना है कि पूंजीपति क्या करते हैं, सरकार क्या कर रही, आम जनता की जेब से पैसा निकाल रही और पूंजीपतियों के जेब में पैसा डाल रही। आम जनता की जेब से कैसा कि उसको परमानेंट नौकरी खत्म कर दी, अस्थायी कर दिया, फिक्स टर्म कर दिया, तो कम से कम पैसे में काम करेगा, तो उतना पैसा बच गया, पूंजीपति की जेब में चला गया। कारखानों में श्रम कानूनों का पालन का दबाव रहता था। पूंजीपति कर्मचारियों के कई तरीके के काम कराना पड़ते थे। ड्यूटी से ज़्यादा काम करने ओवर टाइम देना पड़ता था। देखो, ओवर टाइम का कानून है, सरकार को देखो, मगर वो ओवर टाइम कहीं मिल नहीं रहा है, अधिकतर कारखानों में नहीं मिल रहा है। श्रम कानूनों की बात करने लगता था, इस सबसे निजात हो गया। अब कोई ना तो ओवर टाइम की मांग कर सकता है, न परमानेंट नौकरी की मांग कर सकता है, न किसी तरीके की अधिकारों की मांग कर सकता है। तो मालिक के तो चारों तरफ से चांदी चांदी हो गई है। सरकारी स्थायी कर्मचारी भी वेतन आयोग की मांग करके वेतन आयोग से सामूहिक सौदेबाजी करके एग्रीमेंट बढ़ाते हैं। मगर अब सरकारी विभागों में जो जो अस्थायी श्रमिक हैं, थर्ड पार्टी के श्रमिक हैं, वो तो उनके लिए तो इस एग्रीमेंट का वेतन आयोग की मांग कर नहीं सकते। उनको जैसी मांग करेंगे नौकरी से भगा देंगे। तो इस तरीके से शोषण करना बड़ा आसान हो गया सरकारों के लिए और पूंजीपतियों के लिए। अस्थायी करने से क्या क्या सीधा सीधा होता है, अस्थायी मैन पावर को कभी भी नौकरी से भगा सकते हैं। अस्थायी मैन पावर को कारखाने के अंदर यूनियन नहीं बना सकते, कोई मांग नहीं कर सकता। अस्थायी नौकरी से भगाने का डर दिखाकर उसका अधिकतम शोषण करते हैं। अस्थायी मैन पावर को उत्पादन नहीं होने पर किसी भी दिन भगा देते हैं। अस्थायी मैन पावर को पूंजीपति मुनाफे का बड़ा हिस्सा खर्चा करने से बचा लेता है। इससे उसका मुनाफा बढ़ जाता है। क्यों? नौकरी की सुरक्षा खत्म करते ही नौकरी कर्मचारी की किसी भी अधिकार की मांग करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। बहुत असल बेसिक सवाल है कि तुम कानून में चाहे जो लिख दो, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ दोगे आप, मगर साथ में लिख दो कि आपकी नौकरी स्थायी नहीं है, आपको नौकरी से कभी भी मालिक निकाल सकता है, तो कानून में कुछ भी लिखा रहा है वो लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? कि जैसे ही उसकी बात करेगा तो अगले दिन वो पूंजीपति उसको नौकरी से हटा देगा। तो ये नौकरी से हटाने का अधिकार का मतलब है कि उसको गुलाम बना देना। नौकरी की सुरक्षा खत्म करते ही कर्मचारी मजदूर गुलाम बन जाता है, पूंजीपति का गुलाम बन जाता है और सरकार का भी गुलाम बन जाता है। तो इस तरीके से नौकरी की सुरक्षा को खत्म करके ये पूरी जितनी भी सुरक्षाएं थी सब चीज को खत्म कर दिया है। इस सबसे मालिक को जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और इससे मालिक जो है बहुत सारा उसको मुनाफा भी उसको बढ़ा है। अब ये सस्ता मैन पावर कर दिया जो सरकार ने सारा किया, बहुत बेसिक बड़ा सवाल है कि पूंजीपति वर्ग को जो फायदा, उससे देश का क्या नुकसान होगा। हम देश की, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, केवल पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रही है, देश का क्या नुकसान होगा। जब हम इसको समझते हैं तो देखो,
इस प्रक्रिया से बड़े धन का निष्कासन पूंजीपति करते हैं। आम जनता मेहनत कश वर्ग की जेब से हजारों करोड़ रुपए छीन करके पूंजीपतियों के खजानों में डालते हैं। इससे भारी असमानता पैदा होती है, देश में गरीबी निर्धनता बढ़ती है, आम जनता का जीवन स्तर गिरता है। तो देश क्या है? देश बर्बाद होता है, देश का विकास रुक जाता है, देश की जो जीडीपी है, जो आर्थिक उन्नति है, वो घट जाती है, देश की आम जनता बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाती है। ये जो कर रही पूंजीवादी सरकार, उससे ये परिणाम निकलता है जो बहुत ही खतरनाक है। इस सस्ते मैन पावर से कई लाख करोड़ रुपए बचाते हैं, ये सीधा पूंजीपति की पूंजी में जुड़ता है। पूंजीपति की पूंजी तो बढ़ गई, साथ ही ये पैसा बाजार से भी निकल जाता है। जो पैसा श्रमिक को वेतन के रूप में मिलता है, वो पैसा बाजार में जाता है। बाजार में कई लोग उस पैसे से मुनाफा बनाते हैं, यानी उस पैसे का समाजीकरण होता है। पूरे समाज को बाजारों की यही पैसा चलाता है। ये व्यापारी इस बात को समझते नहीं है। आज की तारीख में जो पूंजीपति हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, फुटकर व्यापार वाले हैं, वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं कि मजदूरों की वेतन से, मजदूरों की नौकरी से उनका कोई संबंध है। बिल्कुल उनको चेतना में भी नहीं है। तबकि मजदूर और मेहनत कश वर्ग की जो पैसा है, उसी से बाजार चलते हैं। कोई पूंजीपति बाजार में कोई सामान खरीदने नहीं आता है, ये फुटकर बाजार की ये मजदूर है, जो है मेहनत कश वर्ग इन दुकानों से सामान खरीदता है। जब मेहनत कश वर्ग का पैसा बढ़ता है तो बाजारों में चमक आ जाती है। जब मेहनत कश वर्ग का पैसा घटता है तो बाजारों में निराशा आ जाती है। तो पूरा बाजार, व्यापार इससे प्रभावित होता है। एक बहुत बड़ा पैसा जो पूंजीपति अपने पास ले जाता है, दुनिया, देश विदेश में ले जाता है, वो बाजार से भी निकल जाता है, पूंजीपति की जेब में चला जाता है। वो हमारे देश से भी निकल जाता है, क्योंकि पूंजीपति इस अपनी पूंजी को दुनिया के दूसरे देशों में भी ले जा सकता है। ले जा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, जिसको हम काला धन कह रहे हैं। सस्ते मैन पावर से उस श्रमिक का जीवन स्तर गिरता है। श्रमिक और उसके बच्चे, यानी देश का अगली पीढ़ी का सही तरीके से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। यह गरीबी बदहाली में जीवन जीता है, अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा जीवन नहीं दे पाता। ऐसे में देश का भविष्य अंधकारमय होने लगता है। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। ये देश की बुनियाद है। तो लोग, देश के नागरिक, यदि उनका विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पूरी आम जनता का नहीं होगा, शिक्षा सबको फ्री में नहीं मिलेगी, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं होगा, तो देश का भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वही सारी सरकार की नीतियां आम जनता के जीवन स्तर को गिराने के साथ में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को भी नीचे गिराती हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के खिलाफ। आज मध्यम वर्गीय समाज, उच्च मध्यम वर्गीय समाज, सारे वर्ग नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो उच्च मध्यम वर्ग में, वो मध्यम वर्ग में आ रहा, मध्यम वर्ग है वो निम्न मध्यम वर्ग में आ रहा, निम्न मध्यम वर्ग है वो गरीबों में आ रहा। सब स्तर पे गिरावट आ रही है, सब स्तर पे लोग गिर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि हर शहर में झुग्गियां बढ़ रही, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के आंकड़े भी बताते कि आप वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे, जो गरीब लोग हैं। तो 80 करोड़ आबादी गरीब जनता हो गई। अभी क्या हालत है, देश का कहाँ पहुंच गया। असमानता बहुत तेजी से बढ़ना सुनिश्चित हो जाती है। धीरे धीरे आम जनता की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। बाजारों की भी रौनक घटने लगती है, उत्पादन कम होता है, मंदी आती है। और फिर मंदी से भी सबसे बड़ी दुर्दशा इसी गरीब की होती है। नौकरी से लोगों को निकाला जाता, छटनी होती है, भारी अराजकता पैदा होती है। इस अराजकता का शिकार मेहनत कश वर्ग की युवा पीढ़ी होती है। सही तरीके से पूंजी का बंटवारा होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पूंजी का बंटवारा के लिए आजादी के समय में भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर ने न्यूनतम वेतन में जो बनाया था कि 1/10 का फार्मूला था कि यदि सबसे ऊपर वाले का 1 लाख वेतन होगा तो नीचे वाले का 10,000 होगा, ऊपर वाले का 10 लाख होगा तो नीचे वाले का 1 लाख होगा। मगर इस फार्मूले को सरकारों ने माना नहीं। और अभी 2014 के बाद तो बिल्कुल असमानता इतनी बुरी तरीके से हो रही, जिससे देश की युवा पीढ़ी पूरी तरीके से नष्ट होने वाली है, बिल्कुल सुनिश्चित है। श्रमिक अपने वेतन से बच्चों को बेहतर शिक्षा, संसाधन उपलब्ध कराकर देश की अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। यही पीढ़ी देश का भविष्य बनाती है। जिस पीढ़ी को बर्बाद करने का काम ये पूंजीवादी सरकार कर रही है।
देश को पूंजीपति देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके श्रमिकों से के श्रम से मुनाफा बनाते हैं और इस मुनाफे को लेकर दुनिया के देशों में भाग जाते हैं। इससे देश के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को कोई मतलब नहीं इनको होता है। वो आप देखेंगे पिछले साल कई लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ दी है। ये सरकार के आंकड़े हैं, डेटा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। कई लाख लोग पिछले 7-8 साल कई लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हमारे देश के। असल में इस मुनाफे का मालिक पूरा समाज है, क्योंकि श्रमिक ही मुनाफा पैदा करता है। इसलिए इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा श्रमिकों के बीच में बंटना चाहिए, यानी समाजीकरण होना चाहिए। ये पैसा कुछ लोगों की बापोती नहीं हो सकता, जैसा ये पैसा कुछ लोगों की बापोती सरकारों ने बना दिया है। इसलिए स्थायी नौकरी और नौकरी में अच्छा वेतन यह देश और समाज को बनाने के लिए अनिवार्य है। मजदूर को जो बड़ा पैसा मुनाफे का हिस्सा जो बांटना है, जो असमानता को कम करेगा, वो है कि नौकरी में अच्छा वेतन मिलना, परमानेंट नौकरी मिलना, नौकरी में अच्छा वेतन। मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में बंटना चाहिए पूंजीपतियों का। इस कारण से स्थायी नौकरी की धारणा बनी थी और इसी कारण से स्थायी नौकरी की धारणा को आगे स्थायी नौकरी होना चाहिए। सस्ता मैन पावर पूंजीपति वर्ग में सिर्फ मुनाफे की भूख होती है। जहां मुनाफा मिलना वहीं पूंजी चली जाएगी। इनको देश और देश की जनता से कोई मतलब नहीं होता है, ना कोई प्रेम होता है। देश की आम जनता ही देश के लिए मरती है। इसलिए बेतहाशा श्रम की लूट बिल्कुल अनैतिक है। देश और देश की नौजवान पीढ़ी के लिए भारी खतरा है, समझ जाओ साथियों। कार्ल मार्क्स ने कैपिटल में एक जगह लिखा है कि पर्याप्त मुनाफा मिले तो ये पूंजी दुष्ट हो जाती है। 20% मुनाफा मिले तो उत्कंठा पैदा करती है। 50% मुनाफा मिले तो पूंजीपति को ढीठ बना देती है। 100% मुनाफा जहां मिलता, पूंजीपति तमाम कानून को पैरों तले रौंदने को तैयार हो जाता है। 300% से अधिक मुनाफा मिले तो ऐसी कोई अपराध नहीं है जिसे करने के लिए वो हिचकिचाए। ऐसा कोई जोखिम नहीं है जिसे उठाने को वह तैयार ना हो। ये पूंजी का असली चरित्र है, जिसको आज हम नंगे रूप में देख सकते हैं। आज तो 300% छोड़ दो, हजारों फीसदी मुनाफा है और आप देखें नंगे रूप में पूरे देश को नष्ट कर दिया, पूरे देश को बर्बाद करने की तरफ धकेल दिया है हमारे देश की पूंजीवादी सरकारों ने। तो ये बहुत ही साथियों, ये पूरे परिदृश्य है, पूरे चेहरा, जो पूरी वास्तविकता है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, जिससे हमारे देश के लोगों को समझना है साथियों। और हमारे देश में किस तरीके का वर्गीकरण किया, ये भी थोड़ा थोड़ा सा है। पूंजीपति, मैनेजमेंट, स्टाफ और श्रमिक के रूप में किया है। मैनेजर जो लोग हैं ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों के साथ रहते हैं। स्टाफ जो है वर्कर और इसके बीच में, तो हमारी इस व्यवस्था ने मैनेजमेंट को और स्टाफ को श्रमिकों का शोषक बना दिया। ये पढ़े लिखे मेहनतकश वर्ग हैं, मगर ये एक तरीके से शोषक के रूप में काम कर रहे हैं, शोषक के रूप में। वो आप देखोगे कि बड़ी संख्या में कारखानों के अंदर बहुत सारे सुपरवाइजर, मैनेजर ऐसे निर्दयता से व्यवहार करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि जैसे वो पूंजीपति के बाप बन गए हों, इतने बड़े शोषक के रूप में खड़े हों। तो इस पूंजीपति वर्ग ने मेहनतकश वर्ग के ही अलग अलग हिस्से कर दिए, उनको एक दूसरे का शोषक बना दिया है और श्रमिकों के इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, इतने अस्थायी पद कर दिए। पढ़ लीजिए आप, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, मेरे को वीडियो ख़त्म करना है, इसलिए सारे चीज़ों को आप इसको पढ़ लीजिए। और जैसे ही स्थायी नौकरी की संख्या शून्य हो रही है, नई भर्ती में सब थर्ड पार्टी, ठेका श्रमिक यही सब आ गए हैं। तो ये सारी परिस्थिति मैंने आपके सामने रखी है। अब साथियों बात यह है कि हमें करना क्या है, इस परिस्थिति के बाद हमें करना क्या है, क्या रास्ता है, क्या क्या विकल्प है, हम कैसे बचेंगे। मेहनतकश वर्ग की शक्ति को जागृत करना होगा साथियों। यही हमारा एकता और संघर्ष, यही हमारा विकल्प। व्यापक एक मेहनतकश वर्ग की व्यापक एकता, वो मिलकर के हमने लड़ा। हमने इतिहास में आपको समझाया, जब कोई श्रम कानून नहीं थे, जब मजदूरों ने, श्रमिकों ने काम बंद करके, हड़ताल करके अपने अधिकारों को हासिल किया था, मेहनतकश वर्ग की व्यापक एकता को कायम किया था। कार्ल मार्क्स के विचार के बाद क्या हो गया, दुनिया के पूंजीपति हिल गए थे, सारे अधिकार दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि मेहनतकश वर्ग की एकता कायम हुई थी। एकता कायम करके एक राजनीतिक लक्ष्य के लिए पूरा देश का मेहनतकश वर्ग चल दिया था। पूंजीपतियों ने उसको कट किया, हमने आपको समझाया पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से।
तो मेहनतकश वर्ग की एकता को कायम करना पड़ेगा। मेहनतकश वर्ग की एकता को जागृत करना होगा। मेहनतकश वर्ग वह शब्द है जिसके अंदर अपार शक्ति है, साहस है, एकता है, वर्गीय एकता का एहसास है। मन के अंदर अपार शक्ति का उत्सर्जन होता है जब हम मेहनतकश वर्ग को अपने दिमाग में, कितना बड़ा वर्ग है, कितनी संख्या है, कितने बड़े लोग हैं, मेहनतकश वर्ग ही सबसे प्रमुख कारक है, क्योंकि मेहनतकश वर्ग ही पूरी देश में सब चीजें पैदा करता है। इसलिए मेहनतकश वर्ग की एकता यही शक्ति है। मेहनतकश वर्ग के अंदर हर तरीके की निर्माण की शक्ति मौजूद है, हर तरीके के बदलाव करने की शक्ति भी मौजूद है। बहुत बड़ा जनबल है, बहुत बड़ा जन सैलाब है। इस जन सैलाब को इस राज सत्ता ने दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। दिमागी रूप से असल सवालों को भटका दिया है, धर्म का नशा चढ़ा दिया है। धर्म के बारे में हम अलग से हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, उनको आप सुन सकते हो। धर्म का लक्ष्य केवल मेहनतकश वर्ग के दिमाग को कंट्रोल करना है, उसको असल सवालों से उसकी चेतना में से असल सवालों को भटकाना है। इतना बड़ा भारी खेल चल रहा है सरकार और पूंजीपति पूरे देश का इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं और नौजवान पीढ़ी के दिमाग में इसकी भनक भी नहीं है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये नशा किस धर्म का नशा चढ़ा करके पूरे देश की जनता को भटका दिया गया है। इसलिए साथियों, हमको इस सारी झंझटों से बाहर निकल करके मेहनतकश वर्ग की एकता को कायम करना है। धर्म से, जाति से सबसे ऊपर मेहनतकश वर्ग की एकता है। मेहनतकश वर्ग की एकता सबसे सेंटर पॉइंट है, उसके नीचे सब कुछ है। सबसे बड़ी छतरी जो है मेहनतकश वर्ग की एकता की है। राज सत्ता बनाने और गिराने का काम मेहनतकश वर्ग के पास, राज सत्ता को बनाने और गिराने की ताकत मेहनतकश वर्ग के साथ है। आज मेहनतकश वर्ग की चेतना मेहनतकश वर्ग के रूप में विकसित हो जाए तो हम इस सारे सरकारों को गिरा सकते हैं, मेहनतकश वर्ग की राज सत्ता को कायम कर सकते हैं। इस अपार जनशक्ति को अपार शक्ति बनाने की प्रमुख शर्त यह है कि मेहनतकश वर्ग की आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक एकता कायम करना है। यह बिल्कुल प्रमुख सूत्र है। मेहनतकश वर्ग के लिए, मेहनतकश वर्ग को अपनी आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक एकता कायम करना है। ये बिल्कुल प्रमुख सूत्र है जिसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। मेहनतकश वर्ग की एकता में क्या करना है? हमें अपने अतीत से अपने वर्ग के शोषण के तरीकों का अध्ययन करते हुए, जो हमने आपको समझाए हैं, मेहनतकश वर्ग का गुलामों की व्यवस्था में कैसा शोषण हुआ, सामंतों की व्यवस्था में कैसा शोषण हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था में कैसा शोषण हो रहा है। हमें अपने अतीत से अपने वर्ग के शोषण के तरीकों का अध्ययन करते हुए नए तरीके से एकता के सूत्रों में बंधना होगा हमको। पहले गुलाम थे, फिर किसान हुए, फिर मजदूर हुए। गुलाम भी मेहनतकश वर्ग था, किसान भी मेहनतकश वर्ग था, मजदूर और किसान दोनों मिलके भी आज मेहनतकश वर्ग है। इन तीनों पड़ावों को हम पीछे समझा चुके हैं। इन्हें अपना पूर्वज मानकर इस नई चुनौती को समझना होगा। कार्ल मार्क्स ने हमें सदियों की गुलामी से मुक्त होने का रास्ता बता दिया है। अब मेहनतकश वर्ग भी अपनी राज सत्ता बना सकता है, अपनी राज सत्ता कायम कर सकता है। समाजवाद का सिद्धांत मेहनतकश वर्ग की मुक्ति का सिद्धांत है। यह मेहनतकश वर्ग का सिद्धांत है, मेहनतकश वर्ग के लिए बनाया गया सिद्धांत है। हमको पूरे होश और हवास में इस विचारधारा को मन के अंदर स्वीकार करना है और अपनी चेतना का हिस्सा बनाना है। यही विचारधारा एकता का सूत्र है जो सबको एक साथ जोड़ेगी। यह बहुत ही अद्भुत दर्शन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आंखें बंद करके एहसास कीजिए, सारा जहां हमारा है, सारा दुनिया को हमने पैदा किया है। हम ही उत्पादक शक्तियां हैं, हम ही ने सब कुछ उत्पादन किया है, हम ही उपभोग करने वाले हैं। सब कुछ हमारा है, हम ही पूंजी पैदा करते हैं, रुपया पैदा करते हैं, हम ही सभी धन संपत्ति वस्तुओं को पैदा करते हैं। यही विचार
जो हमको जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, अलग अलग यूनियनों, संगठनों, सभी रंग, सभी रूप, रंग, भाषा, सभी तरह की अनेकताओं को एकता में बांधने की ताकत मेहनत कश वर्ग के अंदर मौजूद है। मेहनत कश वर्ग की छतरी के अंदर सभी तरीके के पंथ, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रों से जुड़े मेहनत कश वर्ग को इस छतरी के नीचे लाया जा सकता है। यही विचार दुनिया भर के मेहनत करने वालों को एक हो का नारा दिया है। उस विचार के साथ हमको जोड़ता है। यही विचार दुनिया के देशों की सीमाएं को तोड़ता है। ये दुनिया मेहनत करने वालों की है। मेहनत कश वर्ग ने इस खूबसूरत दुनिया को अपने हाथों से बनाया है। मेहनत कश वर्ग ही इसके असली मालिक हैं। इस चेतना को हमारे दिमाग के अंदर हमको स्थापित करना है। ये संसार मेहनत कश वर्ग का है। यह एहसास मेहनत कश वर्ग के अंदर है। इस एहसास को जगाना है। इस एहसास को उसके दिमाग की प्राथमिक चेतना में लाना है। इस व्यापक एकता के साथ प्रत्येक मेहनत कश वर्ग को दिलो दिमाग से जुड़ना है। इस शक्ति को जगाने का काम अपने अपने स्तर से सभी साथियों को करना होगा। यह शक्ति एक दिन ज्वाला बनकर निकलेगी, यह बिल्कुल सुनिश्चित है। यह शक्ति एक दिन ज्वाला बनकर निकलेगी, यह बिल्कुल सुनिश्चित है। हमें हर साथी को इसमें शामिल होकर इस ज्वाला को जगाने का काम करना है। हर साथी को अपनी भूमिका को अदा करना है। अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए इस मेहनत कश वर्ग की शक्ति को, इस मेहनत कश वर्ग की छतरी को मजबूत बनाना है। मेहनत कश वर्ग की छतरी के नीचे सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों, सभी भाषाओं, सभी वो लोग जो मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारा यह एक परिवार है। मेहनत कश वर्ग का ये पूरा एक परिवार है। हम सब मेहनत कश वर्ग की छतरी के नीचे एक साथ खड़े होंगे। इस पूरे परिवार को एकजुट करेंगे। हम सबको सबसे ऊपर मेहनत कश वर्ग की चेतना को रखना होगा। तभी हमारे अंदर संघर्ष की विराट शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति इस पूंजीवादी राक्षस का अंत करेगी। इस पूंजीवादी राक्षस को खत्म करेगी, जिसने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया है और आगे बर्बाद करके रखने का संकल्प लेके आया है। इस राक्षस को मेहनत कश वर्ग की चेतना खत्म करेगी। सभी मेहनत करने वालों के पास सरकार से टकराने की एकता का एक ही सूत्र है, एक ही ताकत है, एकता और संघर्ष। एकता और संघर्ष, इस सूत्र को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यही हमारा संघर्ष करने का सबसे प्रमुख हथियार है। इस हथियार को ताकतवर बनाने के लिए सबको व्यापक एकता कायम करना है। इस बात को अच्छी तरीके से साथियों समझना है। ये मैंने पूरा परिदृश्य आपके सामने रखा है। इस परिदृश्य में पूरा एक रास्ता है क्या करना है। एक विकल्प है जो हमारे सामने है, जिसको हम कर सकते हैं। हम कर नहीं रहे। हमारे दिमागों को कंट्रोल किया हुआ है। इस दिमाग की गुलामी से बाहर निकल करके हमको इस विचार से के साथ जोड़ करके हमको मजबूत बनना है। अब इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? खुद के व्यक्ति के रूप में हमें अपने अंदर क्या सुधार करना है? पहला संघर्ष खुद से होगा साथियों। खुद से शुरू होगा। पहले स्वयं अपने अंदर की समझ को सही तरीके से विकसित करना होगा। जब तक हम अपनी समझ को सही तरीके से विकसित नहीं करेंगे, जब तक हम किसी दूसरे साथी को नहीं समझा सकते। पहला संघर्ष खुद से, खुद को, हमको अपने अंदर की समझ को सही करना है। मनुष्य की समझ को विचार विकसित करते हैं। मनुष्य की समझ को विचार विकसित करते हैं। विचार ही मनुष्य के दिमाग को, और दिमाग मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करता है। विचार मनुष्य के दिमाग को, और दिमाग मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करता है।
जैसे विचार उसके दिमाग में होंगे वैसा ही मनुष्य का शरीर काम करेगा। इसलिए हमको विचारों को समझकर अपने दिमाग में बिठाना है। कौन से विचार? जो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का, हमारी व्यवस्था को, मेहनत कश वर्ग की व्यवस्था को कायम करने के विचार हैं, उनको दिमाग में बिठाना होगा। दूसरा, पूंजीवादी विकास क्रम और भाववादी दर्शन ने हमारे विचारों को स्वार्थी बना दिया, व्यक्तिवादी बना दिया है। व्यक्तिगत फायदा, मेरा फायदा, खुद का फायदा, खुद का विकास, मुझे मोक्ष पाना है, ये सब हमारे दिमाग में प्राथमिक हो गया है। इस सोच से खुद के अंदर द्वंद्व चलेगा, इस सोच से टकराव होगा, और जब तक इस टकराव नहीं होगा तब तक हमारा दिमाग पुराने विचारों को नहीं छोड़ेगा। और इस टकराव में हमको सोचना है, क्या मेरा दिमाग पुराने विचारों को त्यागने की स्थिति में है और इस नई परिस्थिति को स्वीकारने की स्थिति में है? इस द्वंद्व से ही आगे का रास्ता निकलेगा। जब तक आप पुराने विचारों को तर्क के आधार से खारिज नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नए विचारों को स्वीकार नहीं करेगा। इस तत्व को दोबारा सुन लीजिए। जब तक आप पुराने विचारों को तर्क के आधार से खारिज नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नए विचारों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पहला संघर्ष खुद से कीजिए और अपने दिमाग को मेहनत कश वर्ग की विचारधारा पर विश्वास कायम करवाइए। अपने दिमाग को पहले खुद से संघर्ष करना है साथी। आपका संघर्ष आपके परिवार और समाज से होगा, जिनको आपको तर्क के साथ, जो मैंने पूरा समझाया, उनके दिमाग के विचारों को खारिज करना होगा। तार्किक तरीके से अपने मेहनत कश वर्ग के विचारों की समझ को उनके दिमाग में डालना होगा। यह कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपका दिमाग इन विचारों को स्वीकार कर लिया होगा। स्वयं के दिमाग को स्वीकार करे बिना आप किसी दूसरे के दिमाग को समझा नहीं पाएंगे। इस तत्व को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए पहले अपने दिमाग को ठीक करना है, अपने दिमाग को सारे विचारों को स्वीकार करवाना है। उसके बाद अपने परिवार को और समाज के लोगों को तर्क के आधार पर सारी चीज़ों को समझाना है। मेहनत कश वर्ग की समझ बड़ी एकता कायम करने से ही बनती है। इसलिए हमें हमारे मन के भाव में सामूहिकता आनी चाहिए, कार्य करने में सामूहिकता दिखनी चाहिए। समान वर्ग के लोगों के साथ परिवार जैसे संबंध बनने चाहिए। हमको असत्य कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, किसी के साथ किसी तरीके का धोखा नहीं करना चाहिए। हमेशा तार्किक और प्रकृति के नियमों से प्रमाणित तथ्य ही रखना चाहिए ताकि आपकी बात में वजन रहे। इस तथ्यों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है साथियों। मेहनत कश वर्ग को खंडित और विखंडित करने वाले विचारों, कार्यों, उपदेशों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। असमानता पैदा करने वाले सभी तरह के बंधनों को तोड़ना है। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ये सब विचार मेहनत कश वर्ग की एकता और सामूहिकता को तोड़ते हैं। इसलिए इन सब विचारों से ऊपर मेहनत कश वर्ग की एकता को रखना होगा। हमारे देश में हजारों तरीके की जातियां, उपजातियां, शूद्रों की एकता को विखंडित करने के लिए बनाई गई थी। जातिगत चेतना मेहनत कश वर्ग की व्यापक एकता को कमजोर करती हैं। इन तथ्यों को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हमें सबसे ऊपर मेहनत कश वर्ग की चेतना को रखना है। हमको उन ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़ना है जिनका घोषित लक्ष्य या घोषित विकल्प समाजवाद है, जो अपने आप को दुनिया के मजदूर आंदोलन और विचारधारा के साथ अब जोड़ती हैं। हमको केवल मांग आधारित यूनियनों को इस अतीत के इतिहास के साथ जोड़ने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करने वाली यूनियनों से मेहनत कश वर्ग को अलग हो जाना चाहिए। ऐसी यूनियन हमेशा मेहनत कश वर्ग को उसके असल लक्ष्य से भटकाती हैं। ये यूनियनों के बारे में मैं पीछे वर्ग सहयोग की चेतना वाली यूनियन है पीछे समझा चुका हूं। जाति आधारित यूनियनों के नेताओं के सामने इस व्यापक समझ को रखना है ताकि वो स्वयं अपनी समझ को सही करने के लिए पुनः विचार कर सकें, इस व्यापक एकता का हिस्सा बन सकें।
इसलिए साथियों, जो भी जाति आधारित यूनियन बनाते हैं, जो ऐसी यूनियन बनाते हैं जिनका लक्ष्य समाजवाद कायम करना नहीं है, ऐसी यूनियनों के साथ हमको खड़ा नहीं होना है। हमें जाति आधारित चेतना से सबसे ऊपर हमको मेहनत कश वर्ग की एकता को, मेहनत कश वर्ग की चेतना को रखना है। वो यही मेहनत कश वर्ग की चेतना हमारी मुक्ति का प्रमुख हथियार है साथियों। तो ये साथियों, मैंने बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। आखिरी में थैंक्स लिखा आ गया, ये मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने 3 वीडियो में प्रेजेंटेशन पूरा बनाया है। आपसे बहुत विनम्र अपील है कि तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, ताकि आपको सारी विचार, सारी वर्तमान परिस्थिति के साथ, मेहनत कश वर्ग के साथ होने वाले षड्यंत्रों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। उन सारे वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, उनको बोलें कि इनको सुनो पूरा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैचारिक रूप से तैयार कर सकें साथियों। आप सब ये करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि आप, मैंने जो बातें रखी हैं, इससे आपके दिमाग को एक ताकत मिलेगी और आप अच्छी तरीके से इस आंदोलन में शामिल हो पाएंगे, वैचारिक रूप से तैयार होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।